नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम उत्तराखंड में जो टनल में मजदूर फंसे थे और जो सुरक्षित निकल गए, उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। जिन लोगों ने उनको बचाने का काम किया, हम उनके लिए भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश की निगाह वहाँ थी और जो वो सुरक्षित निकले वो हमको लगता है कि एक बड़ी बात थी और पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो उत्तराखंड के सिलक्यारी की सुरंग में धंसने और उसमें फंसे 41 मजदूरों को लेकर देश में श्रमिकों की सुरक्षा पर बहस छिड़ गई है। देश में श्रमिकों की सुरक्षा के क्या पैमाने हैं? क्या टेंडर लेने वाली कंपनियां श्रमिकों की सुरक्षा मानकों को पूरा कर रही हैं? श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं? क्या जोखिम भरे कामों में श्रमिकों का बीमा कराया जाता है? श्रमिकों के परिवार को किस तरह के सुरक्षा कवच की व्यवस्था है? विकास के कामों में श्रमिकों की खासी भूमिका है, मगर देश में उनकी सुरक्षा को लेकर ना तो सरकार चिंतित है और ना ही सरकारी मशीनरी। लाल फीताशाही की शिकार व्यवस्था में मजदूरों की जान सांसत में रहती है। देश भर में काम के दौरान हादसे आम बात है। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में अक्सर हादसे में मौत की खबरें सुर्खियां बनती हैं। यही हाल देश में सभी औद्योगिक नगरों का है, मगर इस पर असंवेदनशीलता की को जो है वो कहना चाहिए कि ही नज़र आती है। देश में सरकारी कर्मचारियों को तो सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सरकार जिन कामों को ठेके पे करवाती है उसमें सरकार का काम ठेका भर देना होता है, बाकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। ठेकेदार मजदूरों के भरोसे सारा काम छोड़ देते हैं। जोखिम भरे कामों में भी सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जाता। मजदूरों का बीमा नहीं होता, उनको सुरक्षा उपकरण तक नहीं दिए जाते। महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेके में तय तो मजदूरों की सुरक्षा को लेकर निर्माण का पैमाना भी होता है, ऐसे पैरामीटर्स भी तय किए जाते हैं, बहुत सारी शर्तें बनाई जाती हैं, पर वाकई में जब ज़मीनी स्तर पे हम देखते हैं तो उसका पालन नहीं होता, ना ही उसकी निगरानी होती है। सब कुछ सरकारी दावों पे जो है जो सरकारी सिस्टम है और जो सरकार के लोग हैं उन पे चढ़ावा हो जाता है और वो माफ़ हो जाता है। हम देखते हैं कि बहुत बार बहुत सारे निर्माण में मजदूर घायल होते हैं, मर जाते हैं, तब भी जो है कोई जांच के नाम पे लीपापोती हो जाती है और मजदूर का पूरा परिवार, जिसका घर में एक ही कमाने खाने वाले हैं, वहाँ पर एक कोहराम मच जाता है। अब पूरी जांच जिम्मेदार को दोषी करने की वजह से बलि का बकरा खोजने पे केंद्रित हो जाती है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। हमने देखा कि हमारे देश में कई बार बड़े बड़े पुल गिरे, वहाँ कुछ जिम्मेदारियां तय करके जो है एक लीपापोती का एक वातावरण बनता है। हमारे यहाँ जो एक वर्क कल्चर है उसमें अधिकांश कंपनियां जो हैं CTC के आधार पर नौकरी देती है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़ दें तो कर्मचारी या श्रमिकों को मात्र वेतन भर मिलता है, उनको बीमा तो दूर, अधिकांश को तो राज्य कर्मचारी बीमा आयोग तक के नियम तक नहीं मालूम। ना वो जो एम्प्लॉयर है वो ना इस पर चिंता करता है, ना ही उनका PF की कटती है, ना ही उनकी ग्रेच्युटी का कोई प्रावधान होता है। इतना ही नहीं, कुछ कंपनियां PF तो जमा करवाती हैं लेकिन अपना हिस्सा भी कर्मचारियों की CTC में ही वसूलती हैं। कुल मिलाकर भारतीय श्रमिक और कर्मचारियों के हितों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। वे अपने संस्थान के मालिक के रहमो करम पर निर्भर हैं। यदि किसी भी संस्थान में काम करने वाले के साथ किसी तरह का हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो मालिक पल्ला झाड़ने से कतई नहीं हिचकते, क्योंकि वो उस तरह से संवेदनशील नहीं होते। भारत में औसतन एक कर्मचारी साल में 2117 घंटे काम करता है। मुंबई में एक कर्मचारी को औसतन सालाना 2691 घंटे और दिल्ली में 2511 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि दुबई में 2323 घंटे, बीजिंग में 2096 घंटे, लंदन में 203 घंटे, टोक्यो में 1997 घंटे, पेरिस में 1663 घंटे काम करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पहले और विवादित पॉइंट, क्योंकि एक बात हमारे देश में बहस चल रही है 70 घंटे काम करने की। यहाँ पे नारायण मूर्ति जी ने इस विषय पर, जो इन्फोसिस के करता धरता है, उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर नहीं सोचा। जैसे 5 वर्किंग डे के हिसाब से प्रतिदिन 14 घंटे काम हुआ और 6 वर्किंग डे की स्थिति में लगभग 12 घंटे। वर्तमान में देश की अधिकांश कंपनियां 6 दिन 9 घंटे काम कराती, इसमें दफ्तर आने जाने का टाइम भी जोड़ सकते। साथ ही ये सवाल उठता है कि 8 घंटे से अधिक जो है समय ऑफिस में देने में क्या कर्मचारी को अतिरिक्त वेतन और सुविधाएं दी जाएगी, या फिर वह सैलरी में बिना इजाफे के सिर्फ
फ्री में अपनी अधिक सेवाएं कंपनी को देगा। कर्मचारी के निजी जीवन और पारिवारिक जीवन का क्या होगा? क्या वह अपनी फैमिली और प्राइवेट लाइफ को कंपनी के लिए कुर्बान कर देगा? देश में सरकारी कर्मचारियों के कार्य अवधि 8 घंटे है, लेकिन उनकी शारीरिक उपस्थिति 5 घंटे भी नहीं होती। काम कम आराम ज़्यादा। सरकार में एक स्लोगन भी है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो हम सरकारी दफ्तरों में देखते हैं कि अभी रोज खबरें आ रही है, अभी चुनाव आचार संहिता लगी है, पर दफ्तर खुले, लोग गायब हैं। किसी ना किसी बात पर, किसी का तीज हो, किसी का त्यौहार, किसी की जयंती हो, सबकी छुट्टी चाहिए। हर समाज ये चाहता है कि उसके जो पुरुष हैं या जो उसके आइकान हैं उनके नाम से छुट्टी हो जाए, उनके त्यौहार की छुट्टी हो जाए। पर अगर हम रायपुर की बात करें, रायपुर नई राजधानी यहाँ से दूर है। जो लोग काम के लिए आते हैं वो देखते हैं कि दफ्तर में लोग नदारत हैं, तो सरकारी लोग तो कोई ना कोई बहाना करके इधर उधर हो जाते हैं। पर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं वहाँ पर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है कि अब तो ऐसे सिस्टम है कि आप जितनी बार आएंगे जाएंगे उतनी बार आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा और दिन भर आपकी टोका टाकी हो सकती है, आप वहाँ लोगों से मिल नहीं सकते। हम बहुत सारे अलग अलग हाउस को जानते हैं कि जहाँ पर आपको कोल्हू के बैल की तरह जुटना पड़ता है, और खास करके आईटी कंपनियों में तो एक्सेस ही जो है वो आपको कब होगी और आपका हर पॉइंट लिखा जाता है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ 5 दिन का कार्य दिवस है, जैसा कि केंद्र में भी है। बावजूद इसके कर्मचारियों की कार्य की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। सरकारी कर्मचारियों की इसी रवैये के कारण सरकार को एक एक करके सरकारी संस्थाओं का निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं हमारी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें, अभी हमारे राज्य में राज्य परिवहन नहीं चलता क्योंकि मध्य प्रदेश समय से घाटे में है। हम देख रहे हैं BSNL को, भला ही वो कुछ लोगों की मिली भगत कारण हो, उसको इस तरह से डंप किया जा रहा है कि हम दूसरी प्राइवेट जो मोबाइल कंपनियां उनकी तरफ जा रहे हैं बहुत जगह, क्योंकि वो एक रोजगार देने की संस्था हो गई और लोग वहां पर जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, गायब हो जाते हैं। फैक्ट्रियों में ये अभी हम देख रहे हैं कि टनल में घुसकर, कोयला खदानों में ये जो लोग काम करते हैं, ईंट भट्टों में, ये लोग जो असंगठित क्षेत्र के भी मजदूर हैं, इनके काम के घंटे कुछ तय नहीं है, इनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इनके वेतन जो है न्यूनतम मजदूरी भी हम देखते हैं कि वो भी नज़रअंदाज की जाती है। देश के कृषि क्षेत्र में 45% मजदूर काम करते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की अनुमानित संख्या 28 करोड़ रुपए। सबसे दयनीय हालत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है, क्योंकि वो उनकी ना तो कोई यूनियन है, ना कोई उनको सुनता है। आपको काम है तो आप बुलाते हैं, नहीं है तो आप बोलते हैं कल से मत आना। तो वो आंदोलन भी नहीं कर सकते। जिस तरह सरकारी लोग चुनाव के पहले आंदोलन कर रहे थे, उस तरह असंगठित क्षेत्र का मजदूर आंदोलन भी नहीं कर सकता। और बहुत जगह तो हम तो मीडिया संस्थान की भी बात करना चाहते हैं कि जो दूसरों की आवाज़ उठाते हैं वहाँ वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके जो नियम कानून है, जिस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि आप बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि आप जब किसी को एक को चलता करते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो मालिकों का रवैया ये होता है कि अरे चलो हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, दूसरा आ जाएगा। ये जो एटीट्यूड है उसकी वजह से चूंकि रोजगार है नहीं, और जहाँ रोजगार मिला है तो लोग बेचारे मजबूरी में ही सही वो सुरंग में घुस गए, वो टनल में घुस गए। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि वो सुरक्षित निकल गए, पर अगर वो इतने दिन से थे तो क्या वहाँ पे क्या व्यवस्था थी? तमाम तरह के टनल में जहाँ जहाँ हम देखते हैं, जहाँ पर भी जोखिम भरे काम है, जहाँ पे आग का काम है, गैस का काम है। हमने अभी भोपाल गैस त्रासदी पे एक फिल्म आई, उसमें दिखता है कि किस तरह से श्रमिकों के साथ बार बार श्रमिक बता रहे हैं, उसके बावजूद भी जो मैनेजमेंट है वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या एक मजदूर को गधे की तरह काम करना चाहिए कि घोड़े की तरह? यदि घोड़े की तरह काम चाहते हैं तो उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको खुराक भी चाहिए। और लोग ये मानते हैं कि जब देश पे कोई संकट आए तो आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, पर यह भी तर्क जो है, अधिक श्रम का जो काम जो है वो भी तर्क बेमानी, क्योंकि उससे उत्पादकता बढ़ती हो, ऐसे अभी तक परिणाम देखने को नहीं आए। बहुत बार लोग 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठे रहते हैं पर वो काम नहीं करते, आके अपनी हाजिरी लगाते हैं। और जिनको काम करना होता है वो सिर झुकाकर या जिस काम में भी लगे हैं पूरी तन्मयता से लगे। एक किसान सुबह सुबह मुंह अंधेरे निकलता है, अपने खेत में जाता है, काम करता है, दोपहर तक काम करता है, फिर बरसात होती है तो भी काम करता है, गर्मी होती है तो भी काम करता है। एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है वो भी बहुत सारे तापमान में काम करता है। अलग अलग लोग जो असहज स्थिति उसमें काम करते हैं, क्योंकि उनको काम करना, उनके पास आय के दूसरे
साधन नहीं है। पर जब हम ये कहते हैं कि काम के घंटे बढ़ाने की, और यदि इन्फोसिस के नारायण जी ये बात कहते हैं तो इसको लेकर बहस छिड़ती है। दरअसल उन जो मजदूर इसमें फंसे थे, उनकी जो जिजीविषा थी, जो जीने की लालसा थी, परिवार के साथ लगाव था, और जो तकनीक थी और जो लोगों का सपोर्ट था, उसमें 17 दिन के बाद वो सिलवारा डंडा लगाओ चैनल में वो 12 नवंबर से फंसे थे और निकल के आए, और उनको सरकार ने 1-1 लाख रुपए भी दिया है। और इसमें जो उत्तराखंड के सीएम हैं उनकी बड़ी तारीफ हो रही है कि साहब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर हमने नेशनल मीडिया पे देखा कि बहुत सारे चैनल में कुछ उत्साही रिपोर्टर तो टनल जैसे पाइप में से रिपोर्टिंग करते दिखे, और उनको लगा कि बैठे ठाले हमको 24 घंटे की एक रिपोर्टिंग का मामला मिल गया। पर ये जो लोग इस बात की रिपोर्ट कर रहे हैं या जो इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उनको ये बात करना चाहिए कि मजदूरों के कार्यस्थल पे काम के लिए ना तो सुरक्षात्मक माहौल है, ना तो सुरक्षात्मक माहौल है, और ना ही वहाँ पर जो पैरामीटर हैं सुरक्षा के उनका पालन किया जाता है। तो ये एक सवाल है कि हमारे बीच में कि हम जब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं और मजदूरों के लिए दुहाई दे रहे हैं, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे आसपास जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए काम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्या उनको न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, क्या उनका बीमा है, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए यदि वो बीमार होते हैं तो कोई व्यवस्था है, क्या उनके लिए पेंशन जैसी व्यवस्था है, उनके परिवार के लिए क्या बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और रहने के लिए मकान जैसी व्यवस्था है। तो ये बात जब हम अगर करते हैं, तो जब इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति काम को घंटों को लेकर बात करते हैं तो फिर वो ट्रोल होते हैं। लोग उनको कहते हैं कि 70 घंटे यदि आप काम लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत में किस तरह की स्थिति है, जो वर्क प्लेस है वहाँ पर क्या आईटी कंपनी को छोड़ दें तो वहाँ पर बाकी किस तरह से जो है काम का कल्चर है, ये देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारे श्रमिक बाहर आए, हमको इसकी खुशी है, पर हम नहीं चाहते कि कोई भी श्रमिक वहाँ पर अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर जिस तरह का माहौल है उसको लेकर यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, वरना यूनियन कार्बाइड भी छूट कर चली जाती है, वहाँ के लोग भी निकल जाते हैं। बड़े बड़े कोयला खदान में मजदूर दब के मर जाते हैं, किसी सिनेमा हॉल में आग लग जाती है, और जिस तरह के दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए वो किसी न किसी को बलि का बकरा बनाते हैं। तो ये सवाल मुझे लगता है कि मजदूरों के सुरक्षा के साथ साथ उनके सुरक्षित निकलने के साथ साथ जो काम की जगह है वहाँ पर भी इस तरह के पैरामीटर तय हों, इसकी निगरानी हो। केवल हम दुआओं से काम नहीं चला सकते, हम इस बात से खुश नहीं हो सकते कि लोग निकल गए, आज निकले हैं, कल किसी न किसी टनल में फिर फंसेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। नमस्कार।